शक्ति सिंह जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत। अब हम सब मिलकर एक हक की, अधिकार की, समानता की बात करें। हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना कैसी होती है, कैसा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? ये देश का दुर्भाग्य है, उसी तरह हमारी तहसील का भी दुर्भाग्य है। एक परिवार ने 60 साल तक इस देश पे राज किया है। डबल इंजन की जो सरकार है, कड़ी से कड़ी जोड़ना, पंचायत से पार्लियामेंट तक अगर एक झंडा रहेगा तो निस्संदेह विकास होगा। हम दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोग वहाँ से ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 25 साल पीछे। बार बीजेपी का जो है वो झंडा दातारामगढ़ में फहराया जाएगा और बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से फहराया जाएगा। हमने करवाया है। अरे आपने क्या करवाया है? आज जो सड़कें बन रही है, पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें बन रही है, कौन करवा रहा है? काम हो रहा है केंद्र से। क्रेडिट लेने के लिए हमारे विधायक जी आ जाते हैं। शक्ति सिंह जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं सीधी बात का सीधा प्रश्न शुरू करूं, शक्ति सिंह अलोदा मैं देख रहा हूं कि 2023, 2022, 2021 के बाद में 22 का जो मैं साल देखता हूं और 23 का साल भी इसमें काउंट कर दूं तो बड़ी संख्या में दातारामगढ़ में एक सक्रिय चेहरा नज़र आता है, बड़े बड़े होर्डिंग नज़र आते हैं। ये क्या संकेत है? ये चुनाव का संकेत है या फिर शक्ति सिंह अलोदा की पहचान, कद, रुतबा का संकेत है? देखिए, 2023 में नवंबर या दिसंबर में चुनाव आने वाले हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए मजबूत कंधों की आवश्यकता होती है। मैं एक पार्टी का एक ऐसा स्तंभ बनना चाहता हूं कि मैं पार्टी के लिए ऐसा काम करूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतों से दातारामगढ़ में जीते। और जब तक कि मेरा ये मानना है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब तक दातारामगढ़ में जीतेगी नहीं, यहाँ का विकास संभव नहीं है। और जो चीज़ आप पूछ रहे हैं कि अपनी पहचान बनाने की कोशिश तो मैं कर ही रहा हूँ और मैं इसमें सफल भी हुआ हूँ। और चुनावों को लेके जो रणनीति है वो तो पार्टी तय करेगी। पार्टी का जैसा आदेश होगा, मैं एक कार्यकर्ता के तौर पे पार्टी के आदेश को सर्वोपरि मानता हूँ और जो भी दिशा निर्देश पार्टी की तरफ से दिया जाएगा वो मेरे लिए सर्वोपरि रहेगा। एक शब्द काम में लिया है मैंने, सामाजिक सरोकार। चाहे आपकी ब्राह्मण महापंचायत, विप्र महापंचायत हो, चाहे SC/ST महापंचायत, हर बार आपका एक संबोधन सामने आता है, सबको सफल की अपील करते हो। क्या लगता है कि अब जो ये चीज़ सब कुछ होना है, ये दर्शाता है कि नहीं, अब हम सब मिलकर एक हक की, अधिकार की, समानता की बात करें? देखिए, मेरे 36 कौम के सभी मेरे भाई बहन, मेरे माताएं, बुजुर्ग सभी जो है, उन लोगों के आशीर्वाद से ही आज मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूँ या जो मैंने किया है वो उनके आशीर्वाद से ही हुआ है। और मेरा ये मानना है कि चाहे ब्राह्मण समाज रहे, चाहे वो SC/ST से रहे, चाहे आप केसरिया महापंचायत की बात करें या आप जाट महाकुंभ की बात करें, तो मैंने उनको एक सोशल मीडिया के थ्रू मैंने उनको एक मैसेज दिया है कि देखिए, ये एक समाज का कार्यक्रम है, इसमें आप लोगों की भागीदारी आवश्यक है, क्योंकि आप लोग जब एक जगह पे नहीं बैठोगे तो कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है। और ये चीज़ अगर मैं बोलता हूँ, अगर मैं इस परिवार का एक सदस्य हूँ, चाहे वो किसी भी जाति से रहने दीजिए, अगर मैं परिवार का सदस्य हूँ तो मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि मैं परिवार के सदस्यों को, सबको जितना मुझसे हो सकता है, जिस भी हिसाब से, मैं सबको एक करने की कोशिश करता हूँ। शक्ति सिंह जी, एक छोटा सवाल इसी से मैं महापंचायत से ले लेता हूँ। मैं देखता हूँ कि जातियों की महापंचायत एक ट्रेंड सा चल गया है। क्या है ये महापंचायत? जैसे जो अभी एक लंबा लिस्ट है जो जाट महाकुंभ से शुरू होती है, हीरक जयंती से शुरू होती है, एक समाज की एक वो पंचायत है जो क्या शासन सत्ता पर दबाव का काम करती है या प्रतिनिधित्व की बराबरी, भागीदारी की बात करती है? देखिए, हर आदमी ये चाहे कोई भी समाज रहे, मेरा राजपूत समाज भी है, तो हम अगर सभा करते हैं या कोई महापंचायत करते हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि भाई हमारे समाज के जो लोग हैं वो हमारे साथ में कितनी संख्या में हैं। और ये कोई गलत नहीं है, इसका निस्संदेह असर होता है
राजनीतिक क्षेत्र में भी होता है, सामाजिक क्षेत्र में भी होता है और धार्मिक क्षेत्र में भी होता है। मतलब ये जनतंत्र है, जितने ज़्यादा सर जिनके पास में है, जितनी ज़्यादा काउंटिंग है, वो सरकारें ध्यान देती है, ये कहना चाह रहे हो आप? नहीं, वो तो है ही। उसके साथ में एक जो सबसे महत्वपूर्ण मुहिम जो हमने उठाई है, हमारे सर्व समाज ने मिलके सनातन धर्म की, एक हिंदू राष्ट्र की, उसके लिए ये सब सभाएं हो रही है। और राजनीति में रहे तो देखिए, सामाजिक तौर पे अगर मैं सीधी बात में हिंदू जो राष्ट्र की परिकल्पना, मैं बीजेपी वालों से अक्सर ये सवाल लेता हूँ, हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना कैसी होती है, कैसा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, आज के राष्ट्र में, आज के भारत में हिंदू राष्ट्र में क्या बदलाव होगा? हम सभी धर्मों का, सभी समुदाय का सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का और हम सब हिंदुओं का हमारा ये दायित्व है कि हम हमारी संस्कृति को बचा के रखें। पाश्चात्य संस्कृति से जो हमारी संस्कृति जो लुप्त हो रही है, उसे हमें बचाना है। और हम सबको मिलजुल करके अगर इस देश में रहना है, इस देश के संविधान को मानना पड़ेगा, इस देश की संस्कृति को कबूल करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा, वो चाहे किसी जाति से रहे, धर्म से रहे, समुदाय से रहे। अच्छा, अब सीधी बात, हम दातारामगढ़ पर आते हैं, हम सीकर पर आते हैं। जिस क्षेत्र से आप आते हो दातारामगढ़ की, मैं देख रहा हूँ कि दातारामगढ़ में एक लंबे समय से एक ही पार्टी का शासन रहा है। अभी मैं उस पार्टी के विकास को अगर देखा जाए, राजस्थान के काम को देखा जाए, शक्ति सिंह अलोदा व्यक्तिगत तौर पर क्या सोचता है? ये देश का दुर्भाग्य है, उसी तरह हमारी तहसील का भी दुर्भाग्य है। एक परिवार ने 60 साल तक इस देश पे राज किया है। क्या किया है सर? आज वही परिस्थिति इस तहसील की भी है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होने के बाद में अगर एक बार भी हम सब कार्यकर्ता, हम सब यहाँ के क्षेत्रवासी मिलके एक बार भारतीय जनता पार्टी पे अगर भरोसा कर लेते तो आज परिस्थिति अलग होती। क्योंकि देखिए, आप सोशल मीडिया से हैं, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, अपनी बातचीत भी होती रहती है। आप मुझे एक चीज़ तो बताएंगे कि भाई, अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अगर वही सरकार राजस्थान में रहे और वही अगर विधायक या मंत्री कोई भी, देखिए जो यहाँ से चुनाव लड़ेगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो विधायक ही रहे, वो मंत्री भी बन सकता है। तो निसंदेह आप इस चीज़ को मानेंगे कि सरकार, केंद्र सरकार का जो है कड़ी से कड़ी जोड़ना, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की जो सरकार है, कड़ी से कड़ी जोड़ना, पंचायत से पार्लियामेंट तक अगर एक झंडा रहेगा तो निसंदेह विकास होगा। युवा चेहरा माना जाता है शक्ति सिंह अलोदा को। मैं देख रहा हूं कि एक अग्रिम पंक्ति में आकर भाजपा दातारामगढ़ में काम कर रहे हो। ऐसा लगता है क्या, अगर पार्टी मौका दे तो शक्ति सिंह अलोदा एक तस्वीर खींचता है दातारामगढ़ की कि यस, दातारामगढ़ को, मेरा दातारामगढ़ ऐसा होना चाहिए, विकास की जो चीज़ वो सोचता है? जी बिल्कुल। आज भारतीय जनता पार्टी का अगर विधायक यहाँ से जीतता है, वो चाहे शक्ति सिंह अलोदा रहे या कोई भी रहे, मेरी यही कोशिश रहेगी कि जहाँ तक मेरी पहुँच है, चाहे वो दिल्ली के नेता हों, जयपुर में बैठने वाले रहें या सीकर में बैठने वाले लोग रहें, यहाँ की विकास जो रुका हुआ है, उस विकास के लिए मुझे जिसके पास भी जाना पड़ेगा, जिसके भी हाथ जोड़ने पड़ेंगे, मैं ये काम बखूबी से करूँगा। और दूसरी चीज़, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि डेवलपमेंट की जहाँ तक बात आती है, महाराष्ट्र से, मैंने महाराष्ट्र में काफ़ी समय निकाला है, मेरा व्यापार है वहाँ पे। अगर वहाँ की तहसील को अगर मैं देखता हूँ तो आप यकीन मानिए, हम दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोग वहाँ से ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 25 साल पीछे हैं डेवलपमेंट के मामले में। कसक है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल है सर। मेरी मातृभूमि है, कसक कैसे नहीं होगी सर? बिल्कुल कसक है। और इसके लिए ही हम सब ये प्रयास कर रहे हैं कि अभी तक जितना हमें बेवकूफ़ बनना था, जितना जातिवाद फैलाना था, उतना जातिवाद फैला के देख लिया। जितना हमें कांग्रेस के भाइयों ने जितना अपनी पार्टी को समर्थन दिया और जितना उन्होंने काम करना चाहिए उतना वो करवा नहीं पाए और उनके नेता कर नहीं पाए, इसकी बहुत बड़ी कसक है। और ये कसक जब तक भारतीय जनता पार्टी दातारामगढ़ में जीत हासिल नहीं करती तब तक रहेगी।
एक और चीज़ मैं देखता हूँ कि शक्ति सिंह अलोदा है, वो चाहता है कि एक यूथ की सोच को, युवा सोच को पार्टी मौका दे। दूसरी तरफ पार्टी के वो सीनियर कार्यकर्ता कहते हैं कि जी हमने लंबे समय से दरिया बिछाई है, मौका हमें मिलना चाहिए। ये मौका को क्या गुटबाजी में बदलते हुए स्वरूप को देख रहे हैं, या फिर क्या लगता है कि पार्टी दो में से एक का चयन कैसे करेगी? देखिए, मोदी जी ने भी दरिया बिछाई थी। नेता तो वाजपेयी जी, आदरणीय वाजपेयी जी, आदरणीय आडवाणी जी, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी, आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, ये लोग मेन स्तंभ थे हिंदुत्व के भी, भारतीय जनता पार्टी के भी, सनातन धर्म के भी। लेकिन समय आया तो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया पार्टी ने। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है सर। आप जो चीज़ बोल रहे हैं मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि बुजुर्ग लोग ये बोलते हैं कि हमने दरिया बिछाई है। मुझे तो आज तक ऐसा कुछ समझ नहीं में आया। सब हाँ, ये चीज़ जरूर बुजुर्ग बोलते हैं कि पार्टी का जो आदेश होगा उसके लिए हम तन मन धन से साथ लगेंगे, और इस बार बीजेपी का जो है वो झंडा दाता रामगढ़ में फहराया जाएगा, और बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से फहराया जाएगा। दाता रामगढ़ में एक ही परिवार का शासन, अभी आप बता रहे थे, एक कद्दावर कांग्रेस का नेता माना जाता है चौधरी नारायण सिंह, फिर उसी का बेटा। कितना कठिन होगा कि ऐसे परिवार को मात दो, हरा दो? देखिए क्या है सर, अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हो तो बात करने से कुछ नहीं होता, डेवलपमेंट करना चाहिए। मैं आज से नहीं, आज से 30 साल 35 साल से मैं देखता आ रहा हूँ यथावत स्थिति है। और ये लोग क्या करते हैं, आज आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। हमारे जो अलोदा की सरकारी स्कूल है, वो प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने उसको 2 करोड़ रुपए आवंटित किए डेवलपमेंट के लिए। स्कूल का नाम भी चेंज होगा, प्रधानमंत्री के नाम पे रखा जाएगा, जो भी उनका प्रोसीजर रहता है। वो 2 करोड़ रुपए आवंटन किए केंद्र ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। और आप अपना जब मोबाइल उठा के अगर अपन देखते हैं तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? विधायक जी ले रहे हैं हमारे श्री वीरेंद्र। योजना केंद्र की और क्रेडिट राज्य सरकार या विधायक? क्रेडिट लेने का ही काम करते हैं ये, कि अब भाई हमने करवाया। अरे आपने क्या करवाया है? आज जो सड़कें बन रही है, पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें बन रही है, कौन करवा रहा है? आज इतने समय से अटका हुआ, आप हमारे गांव के आगे में डुकिया गोवटी गांव है, आप वहाँ पे जाके देखिए, इतने साल से वहाँ पे पानी, कीचड़, सड़क की ऐसी स्थिति थी कि वहाँ से निकलना दूभर हो जाता था। लोग बाग रिश्ता नहीं करते थे उन गाँव में, अपनी बच्चियाँ नहीं देते थे कि इस गाँव की हालत देखो। आज वहाँ पे तोड़ फोड़ करके, और वो सारा काम हो रहा है केंद्र से। क्रेडिट लेने के लिए हमारे विधायक जी आ जाते हैं। 1-2 सवाल और लूँगा मैं आपको। मेरे को ये बताइए कि जो जाति की राजनीति में कितनी भूमिका है? क्या लगता है कि चेहरा देखकर, जाति देखकर चुनाव में टिकटें दी जाती है, संगठन में जगह दी जाती है? आपको सीधी बात कहूँ तो क्या जाति प्रभावित करती है टिकट देने में? देखिए, आजकल का जो मैं देख रहा हूँ, आजकल का जो युवा है वो जातिवाद से परे है। समीकरण, कोई भी पार्टी रहे, समीकरण देखती है। आज कांग्रेस में भी नारायण सिंह जी को ही टिकट मिलता रहा है। क्यों मिला है? क्योंकि जाट बाहुल्य है, इसलिए मिला है उनको। कांग्रेस ने कभी दूसरे को कभी भी मौका नहीं दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी भी समीकरण देखेगी। समाज की भूमिका अहम होती है, लेकिन युवा संगठित है, पूरा समाज संगठित है, और इन लोगों का भाजपा जब समीकरण देखेगी दाता रामगढ़ में जाति की दृष्टि से, तो आप क्या मानते हो कि यहाँ पर राजपूत, यहाँ पर जाट, यहाँ पर कुमावत, यहाँ पर SC ST, इनमें से जब चयन करना हो तो पार्टी क्या देखती होगी, क्या चीज़ सोचती होगी? आज मैं जब पूरे क्षेत्र में घूम रहा हूँ, मैं अपने युवा भाइयों से, मातृशक्ति से, बड़े बुजुर्गों से मिल रहा हूँ, मुझे भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं, और मुझे ये बोल रहे हैं कि बस इसी तरह से कार्यकर्ता के तौर पे तुम लगे रहो, इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है। ये चीज़ कोई राजपूत अकेला नहीं बोल रहा है, कोई जाट समुदाय अकेला नहीं बोल रहा है, कुमाऊत समाज अकेला नहीं बोल रहा है, SC ST अकेला नहीं बोल रही है, ब्राह्मण भी है, SC ST भी है, आपके कुमाऊत भी है। सभी समाज के लोग जो है वो अब विकास देखना चाहते हैं। जातिवाद की वजह से ही आज जो ये दुर्दशा इस दाता रामगढ़ तहसील की हुई है, ये जातिवाद की वजह से हुई है। और अभी भी अगर हम उसी जातिवाद में, उन पचड़ों में अगर फंसे रहेंगे तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। भाजपा 2023 में सरकार बना रही है? 2023 में निसंदेह सरकार बना रही है। CM कौन बन रहा है?
सीएम तो देखिए आला कमान तय करेगा। हमारे यहाँ पे जो है दादागिरी नहीं है कि एक आदमी ने ठान लिया कि नहीं मुझे ही करना है, मुझे ही सर्वा रहना है, ऐसा नहीं होता है। अभी मोदी जी के चेहरे पे हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव निसंदेह जीतेंगे। ज़्यादा भी नहीं तो मेरे हिसाब से इस बार 160 के ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी की है। अभी देखता हूँ एक ही महीने में आपका जिला प्रदेश का अध्यक्ष बदल गया, नेता प्रतिपक्ष बदल गया, उपनेता बदल गए, ये संगठन में यकायक बदलाव। सर ऐसा है, आदरणीय सतीश जी पूनिया का कार्यकाल पूरा हो गया था, उसके बाद में भी 6 महीने तक उन्होंने कारोबार संभाला। वो एक जमीनी नेता हैं। उनके वो जब अध्यक्ष थे तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पार्टी को संभाला है, लेकिन जब कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उसके बाद में अध्यक्ष चेंज करना पड़ता है। अब उसमें लोग जोड़ लेते हैं कि ब्राह्मण महापंचायत में लाखों की संख्या में लोग थे, इसलिए ब्राह्मण को सीपी जोशी जी को अध्यक्ष बना दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने महापंचायत में जो भीड़ इकट्ठी की, उन्होंने भी किसी का नाम नहीं बताया था कि या ना उन्होंने ये कल्पना की थी, लेकिन समय कार्यकाल पूरा होने के बाद में निसंदेह अध्यक्ष भी बदला। प्रदेशाध्यक्ष बदला है तो क्या कार्यकारिणी आपकी जिले की, प्रदेश की भी बदलने की संभावना है? देखिए मैं उतने ऊपर स्तर पे अभी पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन अभी आदरणीय सीपी जोशी जी ने कमान संभाली है। अभी उनके सब दिशा निर्देश से सब चलेगा, और प्रभारी हमारे अरुण सिंह जी हैं, उनके दिशा निर्देश से सब चलेगा। प्रतिपक्ष नेता हैं, राठौड़ साहब हैं, हर समाज के लोग हैं। आप एक भी समाज ऐसा नहीं है कि जिसको हम साथ में लेकर नहीं चल रहे हैं। वो सब बैठेंगे और वो तय करेंगे। अगर बदलने की आवश्यकता पड़ेगी तो निसंदेह कार्यकारिणी बदलेगी। एक अंतिम सवाल है, मैं चाह रहा हूँ कि 2023 का विधानसभा चुनाव है, तैयारियां लगभग अभी आपने शुरू में बता दी है कि अपनी तैयारी भी कर रहे हो। एक जो चुनाव का देखते हैं कि दातारामगढ़ में वही कसक कमल की, भाजपा की जीत की, शक्ति सिंह अलोदा के कंधे पर ये जिम्मेदारी आ जाए कि मैदान में है अब, और उस 60 साल के जिस परिवार से जब मुकाबला होगा तो क्या सोच कर मैदान में आओगे, या क्या जो चुनावी रणनीति बोल दे उसे, वो क्या रहेगी? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जनता चुनाव जिताना चाहती है बीजेपी को, और युवा लोग जो है वो बदलाव चाहते हैं। देखिए एक समय ऐसा था कि अपने परिवार में बड़े बुजुर्ग जो कहते थे, एक पुरानी परंपरा चली आ रही है कि साहब गांधी की पार्टी है, गांधी की पार्टी को मत देना है, तो सब उसी ट्रैक पे चलते थे। अभी कैसा है, सबको समझ में आ गया है सर। आज 2014 के बाद में मैं आपको बताता हूँ, सबसे मेन जो मुझे लगता है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आने के बाद में हर समाज का, हर जाति का, हर धर्म का, सनातन धर्म का, और सनातन धर्म के जो विचारक है, जो हमारे आदरणीय सम्मानीय जो संत महात्मा हैं, उन सब का जो है इमेज में, उनकी इज्जत में बहुत तरक्की हुई है, और लोग उनको एक बहुत ही सम्मान की नज़र से देख रहे हैं। और देखिए आज अगर मैं साधु महात्मा लोगों की बात करूं जो सनातन धर्म को जिन्होंने बचा के रखा है, हर समाज से हैं। आज हमारे सांसद महोदय आदरणीय श्री सुबेदानंद सरस्वती जी, वो जाट समुदाय से आते हैं। उसके अलावा बहुत सारे मठाधीश हैं जो अलग अलग समुदाय से हैं, लेकिन उन सब की 2014 के बाद में परिकाष्ठा इतनी चेंज हुई है, उनको इतना सम्मान मिला है, सनातन धर्म को इतना सम्मान मिला है। हम सब हिंदू एक हैं, हम सनातन धर्म को अपनाया हुआ है, हम सनातन धर्म में हम पैदा हुए हैं। तो निसंदेह इस बार ये जो हमारी जो सोच है ये निसंदेह सफल होगी। और अभी तो ज़्यादा समय नहीं बचा है एनर्जी, आने वाला समय आपको बता देगा। और धीरे धीरे परिस्थितियाँ जो चेंज हो रही है वो आपसे कुछ छुपी हुई है नहीं। आप भी समाचार जगत से, मीडिया से हैं, तो आपका भी खुद का भी सर्वे है, तो देख लीजिए, आपको भी समझ में आ जाएगा। 30 साल का जो शासन काल रहा, इसमें अगर आप एक आदमी को, किसी को पूछेंगे कि क्या वो संतुष्ट है, तो वो आपको जवाब दे देगा। ये पिछले 2 चुनावों में भी इन्होंने अपनी दादागिरी से अपनी पहुंच का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, और हारा हुआ चुनाव इन्होंने जीता है कांग्रेस वालों ने। ये गंभीर आरोप है आपका? बिल्कुल है, गंभीर आरोप है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, उनके बारे में जो हकीकत है वो कहते हैं, हर कार्यकर्ता कहता है, और मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है सर। मैं जो बोलता हूँ डंके की चोट पे बोलता हूँ,
इसमें धांधलीबाजी हुई है और एक बार नहीं दोनों बार हुई है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। एक मैं देख रहा हूँ दातारामगढ़ में पेयजल एक बड़ी समस्या है। जिस क्षेत्र से आप आते हो, चुनाव जीते तो पहली प्रायोरिटी पेयजल, और पेयजल की समस्या का कोई समाधान? किसी समय जब मैं बचपन में यहाँ गांव में रहता था तो आपको बताऊँ एनर्जी की यहाँ पानी जो हमारा अलोदा और डुकिया के बीच में जो जगह है वहाँ पे पानी से लबालब धरती रहती थी। पानी का लेवल नीचे आते आते इतना नीचे आ गया है इस कांग्रेस सरकार की वजह से कि अब पानी सिर्फ आंखों में बचा है जनता के, बाकी कहीं पानी नहीं है। वो दर्द है, बिल्कुल दर्द है सर। आज अगर डेवलपमेंट अगर करना है तो 3 चीज़ें, पानी, बिजली और सड़क, जिसमें से देखिए 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना काम हुआ है रोड सड़क निर्माण का, उतना पिछले भारत के इतिहास को आप उठा के देखिए कभी नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद में बिजली की समस्या भी बहुत हद तक जो है वो लोग जैसा कि लोग चाहते थे उस हिसाब से उनको बिजली भी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है। तीसरा, जब ये दोनों काम होने के बाद में जब 2019 में दोबारा से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो उन्होंने पानी की समस्या को दूर करने के लिए एक नया मंत्रालय बनाया जो पहले कभी नहीं था। उसकी कैबिनेट मंत्री बनाए गए, उसके राज्य मंत्री बनाए गए, और अगर बीजेपी की सरकार अगर यहाँ राजस्थान में आती है तो वो मंत्रालय यहाँ राजस्थान में भी बनाया जाएगा। और निसंदेह जल की समस्या जो है बहुत विकट है। मैं खुद वहाँ पे अभी रानोली में मेरा एक प्रोग्राम था तो मैं पलसाना डुकिया गोटी होते हुए आ रहा था। मैंने खुद ने देखा, ऐसा सीन मैंने सिर्फ पिक्चरों में देखा है। वो हमारे विधायक जी के गाँव हैं, वहाँ की स्थिति मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि वहाँ माताएं बहनें घर में छोटे से बर्तन से लेके जो उनके पास बड़े से बड़ा बर्तन था वो रोड पे रख के और पानी भर रही थी, और एक घर में नहीं। ये दातारामगढ़ विधायक के गांव की बात कर रहा हूँ। यस जी, गोहटी और डुकिया और गोहटी की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ से उनको लीड मिलती है वहाँ की बात कर रहा हूँ सर। जिन्होंने उनको भरपूर प्रेम दिया उन लोगों की दुर्दशा की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे मैंने रुक के जब पूछा, वहाँ पे एक मेरे मित्र हैं खटीक समाज से आते हैं वो, उनसे मैंने पूछा तो उनका ये बोलना था कि भाई साहब आपने तो अभी देखा है, लेकिन हमारी ये माताएं और बहनों का जो पूरा दिन है वो सिर्फ ये पानी भरने में ही चला जाता है, उनको दूसरा कुछ काम नहीं करना रहता है। मतलब रोड पे पानी, जल का जो लोटा होता है, लोटे से लेके बाल्टी तक एक एक घर से 5-5, 10-10 बर्तन आते हैं, रोड पे वो पानी भरते हैं, टैंकर आता है, टैंकर से वो पानी भरते हैं। इतनी बुरी परिस्थिति है। ये सारे विकास के जो बातें कही जाती है, जो दावे किए जाते हैं, तो ऐसा लग रहा है आपकी बातों से सुनकर कि ये सारे दावे खोखले हैं। विकास कहाँ हुआ है? मेरे विधानसभा क्षेत्र में तो अभी तक हुआ नहीं। आज से 25-30 साल पहले जो स्थिति मैं देख रहा हूँ, जब मेरे दादो साहब राजनीति में सक्रिय थे उनके साथ में भी मैं घूमता था, मुझे तो विकास कहीं नजर नहीं आया। कुंभाराम योजना को कुंभकर्ण बता के और सो जाते हैं लोग, जैसे कुंभकर्ण सोता था वैसे इनकी योजनाएं भी सो गई। आज का युवा शायद ये अब देखने को मतलब अब ये बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। अरे बेवकूफ़ युवा को क्या, किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते आप। जातिवाद का जहर घोल के जो इन्होंने 30 साल मजे मारे हैं उसका अभी इनको पश्चाताप करने का मौका अब 2023 में ये जनता उनको देने वाली है। 2023 का चुनाव इनको समझ में आ जाएगा कि जब जनता बदलाव लेना चाहती है तो क्या बदल सकती है। ये अपना, मुझे देखिए एक चीज़ कांग्रेस की बहुत ही मेरे हलक में नहीं उतरती है कि क्या कांग्रेस पार्टी में और कोई लीडर नहीं है? अच्छे अच्छे लोग हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे खुद के मित्र हैं जो इस पार्टी में कई वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन उनको चांस नहीं मिल रहा है, उनको मौका नहीं मिल रहा है। सब पैसे का और नाम का खेल चल रहा है यहाँ पे। आज आप हमारे इस भारतीय जनता पार्टी में देखिए, कभी शिवनाथ सिंह जी भी टिकट ला सकते हैं तो कभी गोविंद सिंह जी लांबा भी ला सकते हैं, कभी हरीश कुमावत जी टिकट ला सकते हैं। हर क्षेत्र के हर जाति के लिए, हर स्तर के लोगों के लिए, चाहे वो राजपूत रहे, कोई कितना भी बड़ा आदमी रहे,
राजघराने से रहे या सामान्य परिवार से रहे, उसके लिए हमारे द्वार खुले हैं पार्टी की। आइए, आपका स्वागत है और मौका भी दिया है पार्टी ने। 2023 में पूरी तरह से जीत के प्रति आश्वस्त? बिल्कुल सर। ये थे शक्ति सिंह जी अलोदा, जो आज मेरा कार्यक्रम सीधी बात में सीधे सवाल थे, हर सवाल का जवाब बेबाक दिया है। और जब चुनावी बात होती है तो अब शंखनाद हो चुका है, आर पार की बात होगी। और एक गंभीर आरोप भी लगाया है कि जो परिवारवाद की जो बात है कांग्रेस पर लगता है, 60 सालों से एक ही परिवार का यहाँ शासन है या एक ही परिवार के यहाँ पर विधायक है। दूसरी तरफ है भाजपा है, अलग अलग समुदाय और अलग अलग जाति के लोगों को मौका देती है, ये कहना है इनका। और अब भाजपा 2023 में इस बार है जीत के प्रति पूरी आश्वस्त है। शक्ति सिंह अलोदा एक विधायक पद के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं। पार्टी को तय करना है, लेकिन यूथ में खासा क्रेज है।